गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री सोच। हम लोग इंडियन इकोनॉमी का क्लासेस कर रहे थे रेगुलर। इससे पहले हम लोग सबसे पहले देखे थे कि इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। उसके बाद वाली जो वीडियो थी वो चैलेंजेस के ऊपर थी, चैलेंज क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का, वो देखे थे। उसके बाद फीचर्स देखे थे, चैलेंजेस क्या था, फीचर्स क्या था, वो ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। चैलेंजेस, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। देन उसके बाद हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या सुधार आई थी इंडियन एग्रीकल्चर के तहत, कौन कौन सा सुधार आया था। उसमें था 3 सुधार था मेरा, 3 रिफॉर्म था हम लोग का, जो कि था टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल। तो टेक्निकल हम लोग इस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल आज हम लोग देखेंगे एक। उसके बाद रहेगा हम लोग का जनरल रिफॉर्म। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। इसी को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। एबोलिशन होने लगा था, मतलब छीनना, बदलाव किया जा रहा था। इस तरह का बदलाव किया जा रहा था कि उस समय जो ज़मींदार लोग था, इससे पहले हम लोग देखे थे कि जो फीचर्स था इंडियन इकोनॉमी का, जो लोग देखे होंगे उनको उसमें ये बताया गया था कि उस समय खेती कैसे किया जाता था कि जो ज़मींदार लोग थे वो ओनरशिप करते थे टेंजेंट के ऊपर। छोटा जो गरीब किसान था वो ज़मीन लेता था ज़मींदार से, खेती करता था, खेती का जो मुआवजा होता था वो ज़मींदार को मिलता था। तो इस तरह का वो लोग ओनरशिप किए थे। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया, जब लैंड रिफॉर्म आया, भूमि सुधारक जब बात हुआ, तो उस समय ये किया गया कि जो ज़मींदार था उससे ज़मीन छीना जाने लगा। ओनरशिप राइट हैव बीन गिवन टू दोज हु आर एक्चुअल कल्टिवेटेड ऑफ सॉइल। ओनरशिप ज़मींदार को नहीं, ओनरशिप उसको दिया जाने लगा जो एक्चुअल कल्टिवेटर था, जो एक्चुअल वास्तविक जो खेती करते थे, ओनरशिप उसको दिया जाने लगा इस राइट के तहत, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि रेगुलेशन ऑफ रेंट। उस समय क्या हुआ कि रेंट का रेगुलेशन किया जाने लगा। तो ये किस तरह का था कि दिस वाज डन टू पुट एन एंड टू एक्सप्लोरेशन by intermediaries who has used to charge high rent from tangent। जो हम लोग इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर्स देखे थे उसमें ये एक चीज़ देखे थे कि उस समय ज़मींदार का मनमाना चलता था, एक तरह का वो लोग शोषण करते थे। एक्चुअली वो लोग टेंजेंट के ऊपर शोषण करते थे, वो लोग अपने मन का, मर्जी का जो भी होता था उतना पैसा लेते थे। लेकिन जब ये रेगुलेशन ऑफ रेंट का जब लॉ आया तो उस समय क्या हुआ कि भाई एक फिक्स वैल्यू होगा। ज़मींदार अगर अपना ज़मीन देता है किसी छोटे किसान को खेती करने के लिए तो एक फिक्स वैल्यू होगा, वही उससे लिया जाएगा, मनमाना नहीं चलेगा। तो इस तरह का जो बात था, मनमाना जो होता था ओनरशिप ज़मींदार के साइड से, उसको रोक दिया गया। तो बात है कि कितना वैल्यू दिया जाएगा, कितना चार्ज होगा, रेंट कितना होगा, उसको फिक्स किया गया। तो रेंट था 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का, जितना वैल्यू होगा उसका 1/3 ही दिया जाएगा, पूरे प्रोडक्शन का 1/3 दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट फिक्स करी थी, ये लिमिट होगा, मैक्सिमम लिमिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसका 1/3 हिस्सा ही ओनरशिप को मिलेगा, ओनर को मिलेगा, ऐसा कर दिया गया था उस समय। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या था कि ये एक प्रैक्टिस था टू अलॉट लैंड टू फार्मर्स एट वन पैलेस इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर टू देयर। एक्चुअली हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक मेन प्रॉब्लम था, बैकवर्डनेस का एक मेन फीचर्स था जो हम लोग पीछे देखे थे
कि स्कैटर्ड ऑफ लैंड है, मतलब भूमि का जो भी कल्टीवेटेड एरिया है छोटा छोटे टुकड़े में था। एक जगह कई किसान को 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 7 कट्ठा था, एकड़ वाइज ऐसा नहीं था। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करा कि जो स्कैटर्ड लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, वो किसान से ले लिया और उसको उसके बदले में एक बड़ा हिस्सा, उतना सेम ज़मीन का बड़ा हिस्सा दिया जाने लगा था। मीन्स वन पैलेस टू अनदर पैलेस रिप्लेसमेंट होने लगा, हेयर टू देयर। मान लो किसी किसान के पास एक जब टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, 2 टुकड़े हैं, तो गवर्नमेंट उस समय क्या करी, इस दोनों टुकड़े के बजाय एक ही टुकड़ा, एक ही बड़ा सा लैंड कहीं दूसरे जगह पे उसको दे दिया गया ताकि वो इसमें खेती करे। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या होता है देखेंगे अभी हम लोग। इसका फ़ायदा ये हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। इसके वजह से जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, जो खेती में खर्च आ रही थी, वो कम हो गई। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इतना टुकड़ा के लिए बीज खरीदने जाएगा और कोई इतना के लिए बीज खरीदने जाएगा, तो ये तो बल्क में खरीदेगा, ये तो ज़्यादा खरीदेगा, होलसेल खरीदेगा, ये तो रिटेल खरीदेगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आना है। ठीक है, तो इससे यही हुआ कि इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस्ड हो गया, कम हो गया। सो टू रिड्यूस्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग स्टेप्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसके वजह से क्या हुआ कि जो हमारा स्कैटर्ड लैंड था, जो फ्रेगमेंटेड लैंड था, उसकी संख्या कम हो गई और हम लोग कंसोलिडेशन होल्डिंग की तरफ आगे बढ़े। एक बड़ा बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के तहत दिया जाने लगा किसानों को। फिर आता है एक सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में गवर्नमेंट ने क्या करी कि मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, जो मैक्सिमम साइज है लैंड होल्डिंग का, डेट एन इंडिविजुअल फॉर और फैमिली ऑन कैन ऑन इसका सीलिंग और लैंड होल्डिंग का क्या कहना था, इसके तहत ये कहना था कि एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दिया गया कि एक आदमी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होगा। मान लो मैक्सिमम लिमिट कोई फिक्स कर दिया कि 10 रुपया ही देना है, 10 रुपया से ज़्यादा किसी आदमी के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा ही उस समय एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई कि भाई इतना सारा ज़मीन है तो इतना सारा ही ज़मीन एक किसान को मिलेगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इसमें से ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी और वैसे किसानों को दे दिया जाएगा जो ज़मीनहीन है, जो लैंडलेस लेबर है, उनको दे दिया जाएगा। तो इसका यही कहना था, लैंड एबव द सीलिंग लिमिट हैज़ बीन रिज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग लैंडलेस लेबर। मीन्स जिसके पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन होगा उससे ज़मीन वापस गवर्नमेंट लेगी और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी लैंडलेस लेबर में, जिन लेबरों के पास, जिन किसान के पास ज़मीन नहीं है उनके पास रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका मेन फीचर ये था। तो इससे क्या हुआ कि दिस वाज डन टू प्रमोट इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसमें हम लोग किसानों को इक्वलिटी दिखाने के लिए प्रमोट कर रहे थे। गवर्नमेंट का मेन एम था कि हर किसान के पास जब भूमि हो, हर कोई का अपना बिजनेस हो, इसको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर एक आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स क्या, मिलजुल कर खेती करना, मिलीजुली खेती, सब लोग मिलजुल कर खेती करेंगे, वही है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या था कि स्मॉल फार्मर टुगेदर कैन बाय इनपुट एट लो प्राइस, सेल देयर प्रोड्यूस्ड एट हायर प्राइस। इसमें क्या था कि जो फार्मर्स है वो अपना इनपुट तो खरीदते हैं, उनको ज़्यादा खर्च होता था इनपुट खरीदने में। मानो कि जो स्मॉल फार्मर है उनको इतना में ही खेती करना है, वो अपना इनपुट खरीदते थे तो उनको ज़्यादा खर्च होता था। तो मान लो कोई किसान, एक किसान ए है, किसान बी है, अगर ये दोनों किसान आपस में मिल के इनपुट खरीदे, अगर दोनों को अभी बीज चाहिए, गेहूं का बीज चाहिए, दोनों को गेहूं का बीज चाहिए, अगर दोनों लोग मिलकर अगर गेहूं का बीज खरीदने जाते हैं, इनको 2 बोरी की ज़रूरत है, इनको 2 बोरी की ज़रूरत है, तो ये दोनों अगर 4 बोरा एक साथ खरीदते हैं तो इनका कम खर्च आएगा, होलसेल रेट मिलेगा। तो इस जो कोऑपरेटिव फार्मिंग था इसका यही था कि मिलजुल कर खेती करना है हम लोग को, किसान को इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जा रहा था कि मिली जुली खेती हो, तो जो इनपुट होगा वो
कम पैसा में होगा, इनपुट एट लो प्राइस एंड देयर सेल प्रोड्यूस्ड हायर प्राइस, और वो जो उसका जो प्रोडक्शन होगा उसको भी अगर इकट्ठा करके बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। इट इज़ इनकरेज्ड टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर। इससे क्या होगा, इसमें एक मेन उद्देश्य क्यों था कोऑपरेटिव फार्मिंग का, एक तो था कि जो खेती में खर्च आएगी वो कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा रेट मिलेगा प्रोडक्शन का, और था कि बार्गेनिंग पावर जो है स्मॉल होल्डर का, फार्म होल्डर का, उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। जो छोटे तबके के किसान थे उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। इसका एक ये मेन मोटिव था। तो ये था हम लोग का इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म। एक बचता है जनरल रिफॉर्म, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेके आएंगे जनरल रिफॉर्म्स को। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।